Okay, so I hope you can hear me. लोग अच्छा, very good. ठीक है जी. कोई बता सकता है कि ऑडियो के से ज्वाइन होगा? मुझे वॉइस नहीं आ रही है. Can you hear me or not? Yes, sir. All right. Okay. All right. So let's continue. मैं पूछ रहा था आपसे सवाल कि आपने फाइनेंस के कोर्सेज में ये रेशियोज कर लिए जो यहाँ दिए हुए हैं अकाउंटिंग के कोर्स में? यस सर, किए हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड. तो कंट्रोल्स की बात हो रही है, फाइनेंस और अकाउंटिंग वाले उनका. अगेन मैं बिल्कुल बेसिक और सिंपल की बात करता हूँ क्योंकि आपको 100 चीजें पता हो और बेसिक भूल जाएं. तो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग डज. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट दिखाता है. बैलेंस शीट जो है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अगर है उसका वो दिखाती है. और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है. ये सारे फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि जो नंबर्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स हैं, उन पे चेक रखा जाए, चेक एंड बैलेंस जो है वो हो. और उस लिहाज से बहुत सारे रेशियोज भी होते हैं. आप देखें कि ये रेशियोज बाज जो है वो वही हैं इनपुट आउटपुट टाइप के. मिसाल के तौर पे ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है. तो सेल्स आउटपुट है और इन्वेंट्री जितनी आपके पास होगी उतना ही आप बेच सकेंगे. तो मकसद वही है कि स्टैंडर्ड सेट करना कि हमने हम ये इन सब के स्टैंडर्ड होते हैं. करंट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, एसेट टेस्ट रेशियो क्या हो, इन्वेंट्री टर्नओवर, प्रॉफिट मार्जिन. ये जो एक दिखा ये हाँ, प्रॉफिट मार्जिन सेल पे कितना हुआ और आरओआई टोटल एसेट्स रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ. ठीक है ना. तो ये आप दूसरे कोर्सेज में भी, एडवांस कोर्सेज में करते रहेंगे. ऑडिट होते हैं, चेक कंट्रोल्स होते हैं. और ये अगर सारे लोग मिलके ही काम करते हैं, मगर क्योंकि हमने देखा है डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस है कि जी फाइनेंस वाले मार्केटिंग वालों को बताएं या मार्केटिंग वाले फाइनेंस वालों को डायरेक्ट करें. काम तो मिलजुल के ही होता है और उन सब के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उस पर एग्रीमेंट होता है. ये प्रॉफिटेबिलिटी के जो टारगेट हैं ये खाली अकाउंटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट के नहीं है, मार्केटिंग के भी होते हैं. आप मार्केटिंग इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि मार्केटिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है प्रॉफिटेबिलिटी से. ठीक है ना. इसमें अनफॉर्चुनेटली जैसे पढ़ाया जाता है मार्केटिंग को, तो उसमें खाली कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी का अक्सर जिक्र नहीं आता. जबकि रियल लाइफ मार्केटिंग में बिलमुकाबला क्लासरूम मार्केटिंग में जाहिर है ये इक्वेशन पे जो है फोकस किया जा रहा होता है. आप ये नोट करें कि वेटिंग रूम में कौन कौन आ गया. आप ये नोट करें कि ये जो आर वाला पार्ट है ये क्या है. ये सेल्स है, रेवेन्यू, ये सेल्स. और ये क्या है कि प्राइस. आप मार्केटिंग कोर्स में पढ़ेंगे कि प्राइस सेट करते हैं मार्केटिंग वाले, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के साथ मिलके. प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ये जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास. ठीक है. ठीक है, वेरी गुड. बिल्कुल क्लियर, सबके समझ आए. एग्जाम में पता चलेगा. अच्छा, ये एम्प्लॉय कंट्रोल हो गए, फाइनेंशियल कंट्रोल हो गए, इंफॉर्मेशन कंट्रोल. नाउ ये बहुत
खतरनाक आजकल एक इशू है और वो है साइबर क्राइम्स का। ठीक है, इनफैक्ट ये यूरोप में कवानीन निकले हैं पिछले 2-3 साल में, जिनका आपका अगर किसी का आईटी से जरा सा भी दिलचस्पी या ताल्लुक हो, उनका टाइटल है जीडीपीआर। जीडीपीआर से मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने बड़ी सख्त सजाएं रखी हैं। अगर किसी कंपनी का डेटा चोरी हो गया, कस्टमर्स का खास तौर पे, जैसे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, होम एड्रेस है, टेलीफोन नंबर्स हैं, बैंकिंग की डिटेल्स हैं, परचेस हिस्ट्री है, तो यूरोप में उन्होंने कानून पास कर दिया है कि अगर छोटा लीक हुआ है तो मेरा ख्याल है 1.5-2% है जो आपको रेवेन्यू का, अपनी आमदनी का फाइन देना पड़ेगा। और अगर सर मेजर, एक मिनट, अगर मेजर डेटा ब्रीच हुआ है किसी कंपनी का और कंपनी ने कोई खास साइबर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन के लिए इकदाम नहीं उठाए हुए थे, बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, कि फायर वॉल्स बनाई हुई हों, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हों, तो मेजर ब्रीच अगर होगा तो 4% रेवेन्यू का जो है कंपनी पे फाइन होगा। तो इसकी वजह से कंपनियां हिल के रह गई थी। इनफैक्ट जो अमेरिकी कंपनियां यूरोप में ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें भी जीडीपीआर से वो कंप्लायंस के लिए जो है अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े। जी, अब बताइए। सर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है, सर वेटिंग पे है। वेटिंग पे? ओह, ठीक, राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट डेटा ब्रीच हुआ था वो उसका जिक्र नहीं है। आई थिंक ये 2017 में हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हर बात वो नहीं है कि आप नोट डाउन करेंगे एग्जाम में ना आ जाए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए और करंट रहना चाहिए। नाम इस कंपनी का था, एक्विफैक्स था मेरा ख्याल है, EQUIFAX। तो एक्विफैक्स के पास जो है ये कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा होता है, ये बैंकिंग का और उनके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस वगैरह का। तो वो कोई 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ जो कस्टमर्स का डेटा था वो चोरी हो गया, और इन्हें कोई 1.5-2 साल बाद जाके पता चला। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो डेटा फाइनेंशियल चोरी या बेईमानी के लिए नहीं यूज किया गया। अब आपके दिमाग की सोच है कि वो डेटा जिन्होंने चुराया वो उन्होंने किस मकसद के लिए चुराया, ये आप बताएं। कि जबकि उन्होंने किसी का बैंक अकाउंट नहीं हैक किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके उससे फायदा नहीं उठाया, तो फिर उन लोगों ने, हैकर्स थे, उन्होंने डेटा चुराया क्यों? सियासी मकसद के लिए, जी, सियासी मकसद के लिए। आपकी आवाज कट रही है, मुझे आ नहीं रही पूरी, या तो आप लिख दें। सर साला सियासी कह मकसद रहे के थे लिए। सियासी मकसद के लिए। इनडायरेक्टली आपकी बात सही है, सियासी उससे ताल्लुक था। चले ये बता दूं, कंपनी अमेरिका थी तो हैकर्स कौन होंगे आपके ख्याल से? कंट्री अमेरिका थी? रशियन। क्लोज, क्लोज, चाइनीज थे। बकौल रशियन, बकौल अमेरिकन के, चाइनीज आर्मी के या मिलिट्री के किसी यूनिट ने वो डेटा हैक किया, मगर किस लिए? दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम जिनका मैं जिक्र करता रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग एक चीज़ है, उसका एक कंपोनेंट है। मशीन्स को लर्न करने के लिए डेटा चाहिए होता है कि वो किस पे सीखेंगे अपनी जो उन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप करनी है। तो डेटा सेट जितना बड़ा होगा और जितना जेन्युइन होगा डेटाबेस, जैसे कि एक्विफैक्स का था, तो
और मशीन लर्निंग को इतना ही मौका मिलेगा अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अमरीकियों का स्पेकुलेशन थी, क्योंकि जाहिर है एग्जैक्ट तो पता चला नहीं कि डेटा क्योंकि इन्होंने मिसयूज नहीं किया है फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए, तो इन्होंने अपने एआई की मशीनों को ट्रेन करने के लिए कि रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस पे कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या पैटर्न देखे जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल। क्योंकि एआई जो है नई यानी वेपन निकल के आ रहा है एक दूसरे से compete करने के लिए। एक तो जैसे हथियारों की रेस होती थी कि भाई बॉम्ब्स और एम्यूनिशंस और फाइटर जेट्स किसके पास बने हैं, तो अब इसमें एआई भी शामिल हो गया है कि जो पहले सबसे तेज सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा एज जो है वो मिल जाएगा दूसरों के ऊपर। ठीक है, और ये एक्विफैक्स का ये मैंने अभी अभी आपसे बात करते हुए देखा है, जिनका डेटा ब्रीच हुआ था 14,70,00,000 का। आई वाज क्लोज, में 150 मिलियन कह रहा था, तो $425 मिलियन, एम से मिलियन डॉलर्स का फाइन इन्हें जो है वो देना पड़ा है कस्टमर्स का डेटा चोरी होने की वजह से। ये कम से कम इनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है कि इतने पैसे आप अलग करके रखें ताकि जो लोग क्लेम करेंगे उनसे जो है फिर कुछ पैसे उनके रिकवर हो सकें। इसके बकौल तो कुछ थोड़े से अनऑथराइज यूजेस भी हुए हैं, बट बहरहाल अच्छा ये पीपल कंट्रोल, एम्प्लॉय कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स, ठीक है, डेटा हैक ना हो जाए, आपका मिसयूज ना हो जाए। एक मैं इसकी आपको एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, उसकी मिसाल बताता हूँ कि उस कंपनी के मुल्क भर में कई ब्रांचेस हैं और उस यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें ग्रेड्स वगैरह एंटर होते थे, और वो जो सिस्टम बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था, वो एक थर्ड पार्टी को दिया हुआ था। आई थिंक टावर टेक्नोलॉजीज या ऐसी कोई लाहौर की कंपनी थी वो। क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड था तो टावर टेक्नोलॉजीज वाले कंपनी का नाम खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका एक बंदा हर कैंपस में बैठता था ताकि जो डेटा एंट्री हो रही है, जो एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट डेटा एंटर करता है, वो उसको सीख जाए, कोई बग्स आए तो वो उनको रिजॉल्व कर ले, वो उनका एम्प्लॉय। तो ये कहीं से, या तो आपस में जो स्टूडेंट्स की राइवलरी होती है उससे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये जिन्होंने बढ़वाए होंगे उन्होंने जो है वो शेखी मारी हुई, हमारा जो बी था या सी था या एफ था, हमने उसको पास करवा लिया, बी को ए करवा लिया एंड सो ऑन। तो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो पता चला कि जो यहाँ कराची ब्रांच में वो बंदा था, थर्ड पार्टी का एम्प्लॉय जो ऑन कैंपस बैठता था, वो स्टूडेंट से पैसे ले लेके और डेटाबेस में उनके नंबर चेंज कर रहा था। तो वो तो खैर करेक्शन हो गई, मगर मगर एक एक 1.5 साल पुराने भी केसेस निकले कि स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो जाहिर है अपवर्ड चेंज हुआ हुआ था, और उसने वो फिर दुबई भाग गया वो आदमी, क्योंकि उसने काफी पैसे बना लिए थे। तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो है ना वो भी बहुत जरूरी है। आपके कंपनी सीक्रेट्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फॉर्मूले हो सकते हैं, आपके फ्यूचर के प्लान्स हो सकते हैं, कस्टमर का डेटा हो सकता है, आपके टेक्नोलॉजी आपकी हो सकती है। तो वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। यानी एक तो एसेट होगा आपका, हार्ड एसेट, बिल्डिंग है, गाड़ी है, फैक्ट्री है। तो ये जो सॉफ्ट एसेट्स है ना, डिजिटल एसेट्स, अब गूगल का जैसे डेटा जिसको मिल जाए तो कितनी पावर आ जाएगी। तो गूगल की बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, गूगल के लिए डेटा उसका इम्पोर्टेंट। MIS एक पूरा कोर्स होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बनाए जाते हैं। ये जैसे लिखा हुआ भी है, ट्रम्प सिस्टम, अगर नजर आ रहा हो, सिस्टमैटिक हम बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें कोई तरतीब है, प्रोसेस होता है, वन आफ्टर द अदर अरेंज किया जाता है एक चीज़ों को। और उसका ऑब्वियसली क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का क्या मकसद होता है? अगर क्विकली मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट? सर गोल अचीविंग।
शाबाश, वेरी गुड सालार। सिंपल इज दैट। गोल अचीवमेंट पर्पस है, और गोल अचीव करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं? सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैंने यही पॉल जो हमारा आपने जो 4 पॉइंट हमें कवर करवाए थे उसी से। हाँ, तो 2 तो बता दिए, तो 2 और भी बता देना। प्लानिंग, Leading, ऑर्गेनाइजिंग, controlling. लीडिंग, कंट्रोलिंग। बस, जबरदस्त। ये 4 मेजर फंक्शंस हैं, और इनके आगे डेफिनेशन आपको आती है, तो मैनेजमेंट के कोर्स में जो सीखना था वो आपने सीख लिया। बाकी इसके अमल की बात होगी कि आप कौन से गोल्स बनाते हैं, और फिर उनको किस तरह से प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि गोल अचीव हो जाए। सिंपल एज दैट। बाकी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। गोल अचीवमेंट असल मकसद है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, MIS सिस्टम का एक पर्पस होता है, जाहिर है पर्पस ही होता है कि नीडेड और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है सही वक्त पे मैनेजर को पहुंच जाए, ताकि वो डिसीजंस बेहतर ले सके। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में अक्सर कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। डेटा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जिनको आपने लेट से सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ और उनको एनालाइज नहीं किया हुआ, और फिर जब आप उसी उसी डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, लेट से आपने रैंकिंग कर ली। सर जी। सर ये जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये मतलब अक्सर लोग होते हैं ना जो हमें कॉल करके कह देते हैं कि भाई हम उस इदारे से हैं, आपने ये किया था वो किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमसे। तो सर ये इन्फॉर्मेशन क्या दूसरे जो इदारे होते हैं, क्या वो उन लोगों को हायर करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेते होंगे कि भाई हमें इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो फिर उनको बताते होंगे? क्योंकि कल मैं एक चीज पढ़ रहा था कि एक इंडिया में लोग थे, तो हम्म। उन्होंने उन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारे लोगों को ना वो कॉल करते थे और कहते थे कि भाई आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया है, तो आपका ऑर्डर है या नहीं? तो वो कहते थे नहीं है, तो वो कहते थे ऑर्डर कैंसिल कराने के चक्करों में ना उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। सही, जब वो बिल्कुल। सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अमेरिकन हैकर था, तो हम्म। उसने ये किया कि उन उससे जब ली तो उसने सारे वेब कैम की जितने भी शॉट्स थे ना, तस्वीरें थी, उसने सारी इनको फॉरवर्ड कर दी, तो ये सब हिल गए। मेरे तो सर ख्याल है ये क्या मैंने जो ये होते। वीडियो देखी हुई है, उसमें वो परेशान फिर रहे थे कि ये कैसे देख भी रहा है हमें, अगर ये वही वीडियो है हाँ जो वायरल हुई थी। जी सर, ये वही है, हाँ हाँ ये हाँ। वही है। अच्छा, तो अब क्या तो सवाल है आपका? सर ये जो जितने भी लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं, मतलब हमारे फ्रॉड वगैरह करके, तो जी क्या जी। कुछ जो ऐसी कंपनीज होती है जिनको डेटा वगैरह चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन का, तो क्या वो इन लोगों को हायर करती होगी कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन दे दो आप ये वो, या वो खुद प्राइमरी डेटा करती होगी, खुद कलेक्शन करती होगी? जो ये फ्रॉड जैसे उस वीडियो क्लिप में था जो वायरल हुई थी, उसमें तो वो लोग खुद ही डेटा लेके वो चुरा रहे होंगे, ठीक है ना। और बाज केसेस में मुमकिन है कि इस जैसी अनएथिकल कंपनीज को कोई और कंपनीज या लोग हायर करें कि भाई तुम हमें लोगों का डेटा दो या कंपनियों से डेटा लेके दो। तो ये तो स्पेसिफिक केस पे होगा कि सिचुएशन है क्या। बट जनरल बात मैं ज़रूर कह दूं कि ऐसी कॉलें यहाँ भी आती हैं, ईमेल्स आती हैं, तो बेस्ट तरीका ये होता है। सबसे देखें, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। एक तो इंजीनियरिंग ये है ना कि आपने कोई मशीनरी बनाई या बिल्डिंग बना दी, आर्किटेक्चर या कोई और आपने कंप्यूटर की इंजीनियरिंग कर ली। सोशल इंजीनियरिंग में क्या है कि लोगों के साथ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जैसे है ना कि ये आपका अमेजोन पे ऑर्डर था, नहीं था, अच्छा भाई अब कैंसिलेशन के लिए सारी डिटेल बताएं अपनी। तो पैनिक में आन के लोग जो फैसले करते हैं ना, उस वजह से लीक होता है। आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड सच कॉल्स कि ये आपका ये डेटा है और फलाना है। तो इंसान कामली जो है उसको देखे कि नहीं, मैंने इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है। ये आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। और ये पहले समझ लें कि मोस्ट लाइकली ऐसी कॉल जो है वो फ्रॉडुलेंट होगी, धोखेधड़ी पे बेस्ड होंगी। फिर नंबर से पहचान लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि नंबर क्या है। अननोन ईमेल्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों को पता है कि ये पता होगा या नहीं होगा, आपको अगर कोई एक लिंक भेजे आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है, और सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करने से, व्हाट्सएप पे लिंक भेजा या मैसेंजर पे भेजा, वो लिंक पे आपने क्लिक किया और आपका पूरा फोन का एक्सेस आ सकता है उनके पास। इतना आसान है।
तो गैर जरूरी लिंक्स, ऐसे कॉन्टैक्ट से लिंक जो आपके कॉलिंग लिस्ट में ना हो, मिसाल के तौर पे, या सस्पिशियस लुकिंग लिंक्स, ठीक है, जिसमें आपका दिल चाह रहा हो कि हाँ ये तो कोई बहुत अच्छी चीज लग रही है, इसको क्लिक करके देखते हैं, इससे आपको होशियार रहना चाहिए। तो मैं पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ, पूरा फोन आपका या अगर कंप्यूटर पे किया है हैक हो जाएगा। ये मैं एक्चुअल रियल लाइफ बता रहा हूँ, ये कोई मैंने पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ बट जानने वालों के साथ हुआ है, जो एथिकल हैकर्स ने फिर उनको हेल्प आउट कराया है कि जो उनके फोन को या उनके अकाउंट को हैक किया हुआ था, तो फिर वो डेटा जो है वो वापस एक्वायर करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो ये होशियार रहना चाहिए कंपनियों को अपने तौर पे। ये मैं एक डिस्कवरी चैनल आता है शायद, उस पे मैं देख रहा था कि 2 हैकर्स को कंपनी ने हायर किया, एथिकल हैकर्स जो होते हैं, कि अच्छा तुम हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को टेस्ट करो जरा कि कितना मजबूत है ये, कि कोई हमें बाहर से इंटरनेट से हैक कर सकता है। इन्होंने क्या किया, दोनों ने ये वो बन के गए काम करने वाले, ये जो मजदूर नहीं होते जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए जो मजदूर होते हैं कि जी हमें सफाई करनी है, जैनिटोरियल जो स्टाफ होता है, उस पे गए रिसेप्शन पे। रिसेप्शनिस्ट के पास अक्सर जो है वो एक फोन की लिस्ट पड़ी होती है कि जब कोई मिलने आए मैनेजर से तो वो उस एक्सटेंशन पे कॉल कर सकें। एक ने उस रिसेप्शनिस्ट को बातों में डिस्ट्रैक्ट किया, दूसरे ने टेबल पे से झांक के जो है वो लिस्ट में से एक एक्सटेंशन नंबर देख लिया और उसमें कहा कि उन्होंने भाई ये फलाने साहब जो है ना वो उनसे हमें मिलना है। तो वो रिसेप्शनिस्ट समझी कि भाई इसको नाम पता है, एक्सटेंशन नंबर ही पता है, तो ये जेन्युइन होंगे। तो उसने जल्दबाजी में कह दिया कि ठीक है आप फलाने फलाने फ्लोर पे चले जाएं, वहां आप देख लीजिएगा। मतलब देखा कि सफाई करने वाले हैं, वो जाहिर है डेटा ब्रीच के एक्सपर्ट थे, एथिकल हैकर्स थे, कंपनी ने हायर ही इसीलिए किया था। तो बजाय कि वो इंटरनेट के जरिए से आते वो फिजिकली आए, और बजाय वो जिससे किसी से मिलने तो आए नहीं थे, डेटा स्टोरेज रूम उन्होंने देखा कहाँ है, वो भी खुला हुआ था, डायरेक्ट सर्वर्स का एक्सेस करके डेटा लेके उसमें सीईओ को दिखा दिया कि ये हाल है आपके सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी का। तो बाज दफा इतने यानी लापरवाही होती है कि लीक जो है इतना आसान होता है। मुझे याद है लीवर्स में, ये पुराने जमाने की बात है कि जब इंटरनेट पाकिस्तान में था ही नहीं, तो लंच ब्रेक पे जाहिर है हेड ऑफिस से सब निकल जाते थे, वापस आए लंच ब्रेक पे तो कुछ हलचल मची हुई थी कि एक साहब का कंप्यूटर नहीं चल रहा। वो आई थिंक ये परचेज साइड या किसी उसमें थे ये डिपार्टमेंट में ना, तो आईटी के को बुलाया गया। सर जी जी। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, स्टूडेंट वेट में। जी भाई। अच्छा, तो आईटी के बंदे को बुलाया, उसने भी देखा कंप्यूटर मतलब आधा ऑन हो रहा है, वो सिस्टम नहीं आ रहा। उसने खोल के देखा, लंच ब्रेक में कोई आया बंदा हार्ड डिस्क निकाल के ही ले गया पूरी, इफ यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है ना। खैर, तो आजकल हार्ड डिस्क निकालने की जरूरत नहीं है, आप आईटी के जरिए से अनफॉर्चुनेटली हैक करना जो है बहुत आसान है। ऑलराइट, तो इंफॉर्मेशन को करना चाहिए हाँ, ये इन्होंने यहाँ सोनी का जिक्र लिया हुआ है। ये सोनी ने, हाँ इन्होंने तफसील नहीं बताई। उन्हीं के साथ ये हुआ था कि सोनी की एक मूवी बनाई थी इन्होंने, क्या नाम था उसका, ये साउथ नॉर्थ कोरिया जो कोई डिक्टेटर हैं, आई थिंक किम इल यूंग या जो भी हैं, उन पे एक मज़ाहिया फिल्म बना दी थी सोनी पिक्चर्स वालों ने। तो उसके इंतकाम में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सोनी के जो है वो सर्वर्स को हैक किया, और ये नाशाइस्ता और नाजेबा जो है रिमार्क्स और कमेंट जो है वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के बारे में जो है वो डालना शुरू कर दिया। तो बिजनेस और पॉलिटिक्स का भी क्लैश हो जाता है बाज दफा। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड अगर जो क्रिकेट के शायकीन है आपने देखा होगा कि एक स्कोर कार्ड, किसी भी गेम में एक स्कोर कार्ड मेंटेन होता है, स्कोर का एक बोर्ड होता है जो सारे ऑडियंस को नजर आ रहा होता है कि भाई कितनी ओवर्स हो चुके हैं, कितनी विकेटें बाकी हैं, रन रेट क्या है, रिक्वायर्ड रन रेट क्या है,
एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन से नंबर है खिलाड़ी खेल रहा है। तो इस यही कॉन्सेप्ट जो है स्कोर कार्ड का, ये मैनेजमेंट ने भी बोरो कर लिया कि भाई हम भी तो स्कोर कार्ड इस्तेमाल करें अपने परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो उमूमन ऑन एवरेज चार जो है इसमें वो होते हैं। सॉरी, क्रॉस आउट ही हो गया ये। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेसिकली जो मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे, इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक बड़ा ग्रुप है, चौथा ग्रुप लोग जो आपके हैं। ये हमने जैसे लीडरशिप के उसमें देखा था, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, पीपल, इनोवेशन और ग्रोथ के जो एसेट्स हैं। पीपल भी एसेट्स हैं, इनोवेशन की जो आपकी मशीनरी है वो भी एसेट है कि आप जिद्दत करते कैसे हैं, और ग्रोथ आपके पास है, ग्रोथ के करने के लिए वसाइल है, रिसोर्सेज हैं जो ग्रो कर रहे हैं। एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? ऐड बंद कर देती। हाँ हाँ, ऑलराइट देन लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी। एडिसन का नाम सुना है? मैं सो बात कर रहा हूँ इनोवेशन की, जिद्दत की, कि इसके लिए भी कंपनी को देखना पड़ता है कि हम जिद्दत कर रहे हैं कैसे। एडिसन का नाम सुना हुआ है? यस सर। एडिसन क्या चीज के लिए मशहूर है? बल्ब के लिए। सर बल्ब के लिए, इन्वेंशन के लिए। इन्वेंशंस के लिए मशहूर हैं। कोई मेरा ख्याल है कम से कम 2000 पेटेंट्स उनके होंगे। ठीक है, फोनोग्राफ, दुनिया की पहली साउंड रिकॉर्डिंग मशीन उन्होंने बनाई, बैटरीज पे काम किया। बल्ब के लिए तो सबसे ज्यादा मशहूर है। बल्ब इन्होंने इजाद नहीं किया था, मगर बल्ब को इम्प्रूव इतना कर दिया था कि प्रैक्टिकली जो है वो वायबल हो गया था। आई थिंक सबसे पहला बल्ब जो उन्होंने कामयाब बनाया था वो 12-15 घंटे चलता था। ठीक है ना? ओके नाउ। ओके सर। हाँ, एडिसन के, अब मैं नहीं, ओके खाली अभी नहीं हुआ, अभी आधी बात हुई है। एसेट, ऐसे एसेट्स जो आपको इनोवेशन में हेल्प कर सकें। एडिसन के बकौल उसकी सबसे बड़ी इजाद क्या थी? एनी आइडिया कौन सी चीज एडिसन ने खुद कही होगी कि ये मेरी सबसे बड़ी इजाद थी? नो सर। अरे नो सर भाई, देखें, नो कहना तो बहुत आसान है ना। एक गैस करें आप, कहें जी बल्ब था, रिकॉर्डिंग डिवाइस थी, कोई बैटरी होगी, कोई उड़ने वाली जहाज उसने बनाया होगा, उड़न तश्तरी। लाइट, लाइट। हाँ, लाइट डीसी के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर है। सर डॉक्यूमेंट्रीज में यही सुना है कि वो अपनी जिंदगी से फिर भी नाखुश था। वो बोलता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ये मैंने कहीं कहीं नहीं वो सुना हम है। ये डॉक्यूमेंट्रीज का लिंक मुझे भेजिएगा। बकौल एडिसन के, उसकी सबसे बड़ी इजाद थी रिसर्च लैबोरेटरी। रिसर्च लैबोरेटरी जो, इसमें उसके बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स काम करते थे, अकेला एडिसन नहीं काम करता था। बाद में कहता था ये रिसर्च लैबोरेटरी मेरा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि इसके जरिए से मैंने इतनी सारी डेवलपमेंट और इजादें की। ठीक है ना? तो इनोवेशन के भी एसेट्स होते हैं। एसेट्स आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, आपकी टीम हो सकती है, आपको इक्विपमेंट हो सकता है जो कि आपको जिद्दत करने की फैसिलिटी दे रहा है। तो आपने बैलेंस स्कोर कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? एक जगह पे ये सॉफ्टवेयर की स्क्रीन हो सकती है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। एक जगह पे आपको पता चल जाए कि फाइनेंशियली हम कैसे चल रहे हैं, कस्टमर्स हमसे खुश हैं या नहीं है, कितने नए आ रहे हैं, कितने छोड़ के जा रहे हैं,
इंटरनल प्रोसेसेस क्या है हमारे, जिससे हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में जो है बनाते हैं। और फिर हमारे पास ये लोगों के एसेट्स कैसे हैं, इनोवेशन हम कर सकते हैं या नहीं, और कोई ऐसे एसेट्स हैं जिससे हम ग्रो कर सकें फ्यूचर में जो है। सस्टेनेबिलिटी की बात शायद हमने पहले की थी कि जो भी हमारे पास वसाइल हैं वो आगे जो है वो ग्रो कर सकते हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे अगर आपकी ऑयल कंपनी है तो ऑयल ज़मीन से निकलता है, वो कहीं से नया सोर्स नहीं आ सकती उसकी, ठीक है ना। तो ऑयल ने अल्टीमेटली ख़त्म ही होना है। ओके, राइट। ये था बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आते हैं, ये एक टर्म है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो है वो भी कंट्रोल का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि आप कंपेरेटर्स, और सबसे मजे की बात यह है नॉन कंपेरेटर्स, दोनों को देखते हैं कि साहब कौन जो है आपकी अपनी इंडस्ट्री में, जैसे आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप दूसरे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी देखेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और मजे की बात नॉन कंपेटिटर्स में, तो वो शायद आपको याद हो, मिसाल मैंने दी थी कि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां किस कंपनी को बेंचमार्क कर रही थी। सर कोई ब्रदर थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका स्टार्ट का। ब्रदर नहीं, ये एयरबस जो इंडस्ट्रीज है फ्रांस की, अब तो यूरोप की हो गई है, वो जो जहाज बनाते हैं, ये लोग टोयोटा को बेंचमार्क कर रहे थे। हालांकि टोयोटा जहाज नहीं बनाते, मगर टोयोटा की क्या चीज है जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको याद है मैंने बताया था कि आईएसओ के स्टैंडर्ड से भी आगे बढ़ के इन्होंने टोयोटा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टोयोटा वालों ने निकाला है। यानी वर्ल्ड क्लास उनकी प्रैक्टिसेस हैं क्वालिटी कंट्रोल की, समझे ना। तो एक जहाज बनाने वाली कंपनी जिसके कोई 20 लाख पार्ट्स होते हैं एक जहाज में, और गाड़ी में कोई 2000 पार्ट्स होते हैं ऑन एवरेज, जहाज बनाने वाली कंपनी टोयोटा को वो कर रही है बेंचमार्क कि भाई इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो बहुत शानदार है। बनाते ही गाड़ियां हैं, जहाज नहीं बनाते, मगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस तो देखें हम। या ये एक फिजिकल प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो रॉ मटेरियल लेती है, प्रोसेस करती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको बेचती है, वेयर हाउस में रखती है, कस्टमर्स तक पहुंचाती है। इन्होंने आई थिंक ये डीएचएल या यूपीएस किसी एक कोरियर कंपनी को स्टडी किया कि ये बनाते तो कुछ नहीं है, मगर इनके जो पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि हमें इनसे इनको जो है कॉपी तो नहीं, मगर इसको जरूर स्टडी करना चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। अच्छा, आप लोग अभी आपका बैचलर्स ही है, अभी चल रहा है, पढ़ने की आदत डालने, वो सारी चीजें कि अंग्रेजी मुश्किल लगती है तो भाई अंग्रेजी भी सीख लें। हार्वर्ड बिजनेस बिजनेस के आर्टिकल जरूर पढ़ा करें इंटरनेट पे या लाइब्रेरी में अगर आपकी मौजूद हो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल था, नेट पे आप ढूंढे शायद मिल जाए, कि कंपनियों ने जो है इंसेक्ट्स को भी बेंचमार्क किया है, स्टडी किया है। शहद की मक्खी और चींटियों तक को देखा है कि ये अपने चारा जो ले जाती हैं, ये शहद से निकालती हैं, फूलों से कौन सा ये रूट लेती हैं, और ये चींटियां किस तरह से, अगर कोई इनके पास से चीज मिसप्लेस हो जाती है, ये कम्युनिकेट कैसे करती हैं, ये तक स्टडी किया है। मतलब हमारे नजदीक तो ये कोई बिल्कुल ही कम अकल या बिल्कुल जीरो अकल के वो है, ये लोग बेंचमार्क किसी भी चीज को कर लेंगे कि भाई ये चीज, ये कीड़े मकोड़े भी बेहतर कर रहे हैं ना हमसे, ये देखेंगे ये कैसे कर रहे हैं, इनके पास सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो ये उनकी कामयाबी का राज है।
कि वो नॉलेज जो है वो गेन करते हैं जहां से उनको मिल सकती है। अच्छा भाई, तो बेंचमार्किंग प्रोसेस हो गया, आईएनजी आ गया प्रोसेस, और बेंचमार्क वो फिगर है, नंबर है, मेयार है, स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड जो हमने वी कंट्रोल प्रोसेस में देखा था। अच्छा जी, टेम्परेरी इश्यूज कंट्रोल में क्या करें, हाँ चलें कर लेते हैं। क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस को तो रहने दें, ये थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी के लिहाज से है कि मुख्तलिफ कल्चर्स में आपको कंट्रोल थोड़ा जो है वो डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, फिलहाल के हमेशा के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास है आज। पहला कंट्रोल का इशू है वर्क प्लेस प्राइवेसी का, ठीक है। आपके ख्याल से जब आप कंपनी में जाते हैं काम करने, तो आपके पास प्राइवेसी के क्या राइट्स हैं या इख्तियारात हैं? सर अपनी प्राइवेसी या कंपनी की प्राइवेसी के? आपकी अपनी प्राइवेसी के, एज एन एम्प्लॉय आप गए कंपनी में, आप काम करते हैं, 8-10 घंटे आप वहाँ लगाते हैं, वहाँ आपकी कोई प्राइवेसी है? आप अपना फोन इस्तेमाल करेंगे, ईमेल इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे ऑफिस में, आपके ख्याल से वहाँ कोई प्राइवेसी है? आप बराबर में जो क्यूबिकल है आपके दोस्त, उससे बात करेंगे, कोई प्राइवेसी है आपके ख्याल से? नो सर। नहीं है, बिल्कुल कोई प्राइवेसी नहीं है। आप जब कंपनी के प्रेमिसेस में आ गए, तो आप समझें कि जी साहब, मैं अपनी ज़ाती कोई बात की अपने कुलीग में, ये एग्जैक्ट कंपनी जो थी जिसके जो ओनर थे वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे फॉर्मर शागिर्द थे आईबीए के, तो वहाँ पे ये हाल था जो कुछ मेरे और स्टूडेंट्स ने बताया कि बराबर वाले क्यूबिकल में बात करने पे भी पाबंदियां थी। अच्छा, एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाए तो बाज एम्प्लॉयज पे बुराइयां करते थे, उनकी ईमेल्स ट्रैक होती थी, हैक होती थी, देखने को किस फॉर्मल एम्प्लॉय ने जो है क्या बात हमारे खिलाफ कही है, ठीक है ना, बड़े विशियसली उसको वो करते थे, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा शेडी था, जाली डिग्रियां और दूसरी जो हरकतें थी उनकी। अच्छा, आप अपने ऑफिस